हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरुआत कर चुके थे हमारे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने पिछले क्लास में देखे थे अबाउट रिफ्रैक्शन, कैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है। जब लाइट रे जो है, जो लाइट की रे है, वो पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज फ्रॉम ग्लास एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम एंड ग्लास मीडियम टू अगेन एयर मीडियम। तो आपने वहां पर देखे थे कि देयर वाज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। वहां पर क्या हो रहा था? बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था। बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था मतलब कि वो डायरेक्शन चेंज हो रही थी लाइट रे की। और वो किस वजह से हो रही थी? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वहां पर उसके स्पीड में चेंज आता, और स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने के कारण वहां पर क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रहा है लाइट का, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपने वहां पर डबल रिफ्रैक्शन भी देखे थे, मतलब इसमें एक ही रे का दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। लाइक पहले एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम में रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन हो रहा था रे का, उसके बाद में ग्लास मीडियम से फिर से एयर मीडियम में क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन हो रहा था रे का। उस ऐसे समय पर क्या होता है कि जब एयर मीडियम से लेके ग्लास मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर मीडियम में ज़्यादा रहती, और वही अगर हम बात करेंगे ग्लास मीडियम की तो ग्लास में, वो ग्लास स्लैब में उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे जो आपने डबल रिफ्रैक्शन देखे थे, तो ये आपका एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। एयर मीडियम में जो आपका रिफ्रैक्शन रहता वो रहता आपका क्या रहता? वो ज़्यादा रहता। रिफ्रैक्शन में जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है वो ज़्यादा रहती, और वही अगर ग्लास मीडियम की हम बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती। वही फिर से जब ग्लास मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर रे फिर से एयर मीडियम में आती है, जैसे हमने कल देखे थे जब डबल रिफ्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिर से ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम में आने के बाद में बढ़ जाती है। समझ में आ रहा? और उसका जो है वो डिपेंड करता है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम के ऊपर में। वो हम पढ़ेंगे आज के क्लास में कि क्या होते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो कहीं तो भी कम हो जाती है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है फिर से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, जो डिस्टेंस मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं पे डिफरेंट रहता है, रैंडम रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स, इसलिए। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर ये ध्यान दो, यहाँ पर हमने एक डायग्राम कंसीडर करना है जहाँ पे आपके दो मीडियम आपने लिए, एक है आपका एयर मीडियम, एक है आपका ग्लास मीडियम, और ये दोनों मीडियम एक सेम प्लेन ऑफ पेपर में है। समझ में आ रहा है? ये दोनों मीडियम एक सेम प्लेन ऑफ पेपर में है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट के ऊपर से दो लॉज हमें पढ़ना है, उसमें से हम अभी समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होंगे। सबसे पहली चीज क्या हो रहा है कि जो रे AN है, ये जो रे A to N है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। वहां पर वो ग्लास की बाउंड्री पे, सरफेस बाउंड्री पे क्या हो रहा है? सरफेस के बाउंड्री पे वहां पे इंसिडेंट हो रहा है, वहां से वो नॉर्मल के टूवर्ड क्या हो जा रहा है? दूसरे मीडियम में जाते बराबर रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट AN is passed through the one medium to another, it get refracted toward the normal। वो क्या हो रही है? toward the normal रिफ्रैक्ट हो रही है। समझ में आ रहा? रिफ्रैक्ट हो रही है मतलब कि बेंडिंग हो रहा है, उसका डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ये ध्यान में रखना आपने। ओके, तो यहाँ पर देखो आपकी इंसिडेंट रे कौन सी रहेंगी? AN। इंसिडेंट रे कौन सी रहेंगी आपकी? रे ऑफ इंसिडेंस रहेंगी AN। साथ ही साथ में जो रिफ्रैक्टेड है वो कौन सी रे बन गई आपकी? फिर रिफ्रैक्टेड रे बन गई आपकी NB। रिफ्रैक्टेड रे NB। अब जो ये है आपका C2D, ये एक्चुअली में किसको शो कर रहा है? ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है नॉर्मल को। CD जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? नॉर्मल को। नॉर्मल मींस व्हाट? अ परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। मतलब कोई भी मीडियम के सरफेस को जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, उसे बोला जाता है इंसिडेंट नॉर्मल। और जो रिफ्रैक्शन वगैरह होता है वो नॉर्मल के टूवर्ड ही होता है, जो आपने कल पढ़े थे कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले लॉ के अकॉर्डिंग द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मीनिंग क्या है, ये नियरली इक्वल है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है मतलब कि एन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है आपकी एन बी एट द नॉर्मल जो कि आपका सी डी, है ना, ये सभी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है मतलब कि जिस ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपके तीनों रेज क्या होती है, इंसिडेंट होती है, मतलब वहां पर स्ट्राइक करती है। जैसे कि ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट पे आके क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहीं से नॉर्मल भी एंटर कर रहा है दूसरे मीडियम में, और वहीं से वो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, बराबर है, बेंड हो रही है, वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक प्लेन ऑफ पेपर की, एक प्लेन ऑफ पेपर हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर में दो मीडियम हमको कंसीडर करना है, प्लेन ऑफ पेपर में हमको दो मीडियम कंसीडर करना है। एक रहेगा आपका रेयर मीडियम मतलब कि एयर मीडियम, और एक रहेगा आपका ग्लास मीडियम, दूसरा मीडियम। अब क्या हो रहा है, ये पूरा एक प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ से ये लाइन इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉ करे और वहां से वो ऐसी रिफ्रैक्ट हो रही है। इसका मीनिंग जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल और आपका रिफ्रैक्टेड रे, तीनों भी एक ही प्लेन में क्या हो रहा है, तीनों भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में उनकी पोजीशनिंग दिख रही है हमको। इसीलिए जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब वो अपने इंसिडेंट एक पॉइंट पे इंसिडेंस होंगे तो वहां पे वो एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट ऑफ प्लेन में वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा उसका मीनिंग है। ऑल आर लाई, ऑल थ्री इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन, ये तीनों भी क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है, लेकिन प्लेन ऑफ मीडियम जो रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट है वो चेंज हो रहा है क्या वहां पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया, उसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको याद कैसे रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो, व्हेन अ लाइट एंटरिंग, व्हेन अ इंसिडेंट रे एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन द ऑल थ्री, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन अ सेम प्लेन। जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टच होंगे तो वहां पर हमें वो सेम प्लेन में दिखेंगे, मतलब एक ही प्लेन में दिखेंगे। अगर हम जनरली अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने लिए एक प्लेन ऑफ पेपर। अब प्लेन ऑफ पेपर में आपको इमेजिन करना है कि आपका एक प्लेन ऑफ पेपर है, जहां से अगर मैं बात करता हूँ, ये है आपका प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, यह है पेपर का प्लेन। अब क्या हो रहा है, इसको अपने ऐसे पोजीशन में रख दिए, हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे उस पे क्या हो रही है, पॉइंट पे हो रही है अटैक, समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे कुछ ऐसी जाएंगी, उसको हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर में, और वो वहां से पास होके क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे जो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों मतलब कि कौन से रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तीनों भी क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे। समझ में आ रहा, उसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पर हमें देखना है कि जो तीनों रेज होती है आपकी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों भी एक ही प्लेन में क्या होगी, लाई करेंगी। जैसे कि ये जो नियरली इक्वल है द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे वहां पर भी कुछ वैसे ही हो रहा था, ठीक है। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड थिंग क्या बोल रहा है, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकंड लॉ ऑफ आपका रिफ्रैक्शन है वो जनरली हम बात करते हैं जो एंगल फॉर्म होते हैं बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, उस पर बेस्ड ऑन उसका रिलेशन देता है। मतलब कि आपका जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो रिलेशनशिप देगा बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि फॉर्म होता है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे,
सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, उसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट स्नेल्स था उसने उसके बारे में वो रिलेशन बताया था अबाउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में जो रिलेशन है वो उसने दिया था, इसलिए उसको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन जो है मतलब कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी जो साइन ये है, समझ में आया? साइन फंक्शन जो है उसका वो, ठीक है ना? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। वो क्या रहता है? दोनों भी कांस्टेंट। इट मींस कि जब हम रेशियो लेंगे sin i that is sin of angle of incidence to the sin r that is sin of angle of refraction, तो उसका जो रेशियो आएगा, रेशियो मींस कंपैरिजन दोनों क्वांटिटीज का, समझ में आ रहा है ना? तो जब उसका हम रेशियो लेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा? हमें कांस्टेंट मिलेगा। मतलब कि अलग अलग अगर आपने रेशियो लिए तो वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। उसको बोला जाता है सेकंड लॉ और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको क्या बोला जाता है? सेकंड लॉ और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो, अगर आपको अगर दो मीडियम दिए हुए हैं जैसे कि ग्लास और एयर, साथ ही साथ में एयर और वाटर का भी मीडियम रह सकता है, एयर और वाटर का भी मीडियम रह सकता। अगर एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मतलब एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम अगर लाइट ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है, तो वहां पे जो दो एंगल फॉर्म हो गए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, उसका साइन एंगल क्या होगा? साइन फंक्शन उसका क्या रहेगा? रेशियो उसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। दैट इज sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो देखते हैं हम अभी नेक्स्ट इसके बाद में। लेकिन आपको ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखने पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमारा सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का वो क्या लेता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में हमें एक रिलेशनशिप बताता है, और जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो कि क्या कहता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ, हम जब रेशियो लेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दैट इज दो पेयर ऑफ मीडियम रह सकते, एक तो एयर एंड ग्लास एंड एयर एंड वाटर। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको लिखेंगे कैसे? देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है उसका रेशियो। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद में इसको ही हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्मॉल इसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। वो क्या रहता है? कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल्स लॉ। ये क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। और इसके अकॉर्डिंग ये जो कांस्टेंट है इसी को फिर बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपका कांस्टेंट है इसी को फिर क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ में। अब उसकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं इसके बाद में। पहले ये आपको दोनों क्लियर हो गए, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई प्लेन ऑफ पेपर है, वो प्लेन ऑफ पेपर में लाइन ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद में रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करते हैं फॉर अ गिवन प्लेन ऑफ पेपर। जैसे कि यहाँ पर रे AM, CD एंड NB आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन और I आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। एक ही प्लेन में वो क्या करते हैं? प्रेजेंट रहता है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन का, और सेकंड लॉ किस पर डिपेंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जो कि रिलेशनशिप देता है, जो कि बताया स्नेल्स ने। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद करना है आपने, याद करना है, इजी है। क्या ध्यान में रखना, पहले बात तो रेशो, किसका किसका रेशो डायग्राम पर से, आई और आर का, उसके सामने कौन सा फंक्शन लगाना है आपको, साइन फंक्शन। मतलब कि जो साइन रेशो है, साइन फंक्शन का रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब आप अलग अलग वैल्यूज लोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएंगी, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा, मतलब वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट पे एक्चुअली में, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आते हुए भी उनकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट, वो हमेशा क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। समझ में आ रहा, उसको बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया, चलो तो ये हो गए आपके दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको प्रॉपर्ली याद करो, भी प्रैक्टिस अच्छे से याद में रख के समझ के, इंपॉर्टेंट है, लिखने आ सकते हैं एग्जाम में। चलो अभी हमने देखी अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो वहां पर हमने बोले थे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या आ रहा था स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो किस पे आएंगी, वैल्यू डिपेंड रहेंगी इसके ऊपर में, है ना, कि इस रेशो की जो वैल्यू रहेंगी वो किसकी वैल्यू रहेंगी, इस कांस्टेंट की। और इसी कांस्टेंट को हमने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी कांस्टेंट को हमने क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। उसको समझने के लिए हम क्लियर करते हैं पहले एक आपका डायग्राम, ठीक है ना। हाँ, हम देखो अभी क्या करते हैं, शुरुआत से करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा डायरेक्टली दिया हुआ है कि ऐसा बोला गया है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। सही बात है कि जो चेंज इन द डायरेक्शन होती है, कोई भी लाइट रे जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो हर एक डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। मतलब कि अगर एयर टू ग्लास जा रही है तो चेंज इन डायरेक्शन दूसरे अलग एक्सटेंट तक के होगा, डिफरेंट होगा। अगर एयर टू वाटर में जा रही है तो अलग एक्सटेंट तक के होगा। समझ में आ रहा, तो ऐसे अलग अलग मीडिया के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन हमें देखने मिलता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हमें देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। वही बोला है कि कोई भी लाइट की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो कितने एक्सटेंट तक के, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट जो डायरेक्शन है वो कितने एक्सटेंट तक के चेंज होती है। एक्सटेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सटेंट का मीनिंग होता है जो कितनी ज्यादा बेंड होगी, कितनी ज्यादा वो डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको बोला जाता है द एक्सटेंट ऑफ लाइट इज गिवन बाय the extent of bending of light or extent of change in direction of light is given by refractive index. refractive index दरअसल क्या शो करता है, अगर हम बेसिकली देखेंगे, अगर हम ऐसे अगर एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है तो वहां पर जो चेंज इन डायरेक्शन रहेगा उस लाइट का, वो कितना रहेगा, कितना ज्यादा वो बेंड होगा, उसके बारे में बताएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, बाय द स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ने क्या बोला है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जब हम रेशो लेते हैं तो वो कांस्टेंट रहता, और उसी कांस्टेंट रेशो को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा। देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, सपोज अ रे ऑफ लाइट ऑफ ट्रैवलिंग, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, ऑफ लिख दिए वहां पे, हाँ, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स इनटू द अनदर मीडियम। अब यहाँ पर हमने कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं लिए। अनदर मीडियम का मीनिंग क्या है कि वो ग्लास मीडियम भी रह सकता, वो वाटर का भी रह सकता, अलग अलग मीडियम है जो आपको दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, आइस मीडियम है, अल्कोहल है, केरोसिन है ना, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। चलो तो वो क्या होता है, वहां पर लाइट क्या होती है, वहां पे रिफ्रैक्ट होती है। जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम एयर टू
अनदर मीडियम देन इट गेट रिफ्रैक्टेड। तो वहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं दो मीडियम के बीच में, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकंड होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला गया है, एक रहता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक रहता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप शो करते हो आई के साथ में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप शो करते हो आर के साथ में। अब हम देखते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देखो द वैल्यू ऑफ, ये ध्यान में रखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिख कर नहीं दिए, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट की जो कि किससे निकलती है, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ अ लाइट। एक रे ऑफ लाइट अगर पास हो रही है एयर मीडियम से एक पर्टिकुलर मीडियम में, समझ में आया ना पर्टिकुलर मीडियम क्यों बोला गया है, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एयर मीडियम से एक ही मीडियम में लाइट पास नहीं हो सकती, वो अलग अलग मीडियम में पास होंगी, इसलिए वहां पर ऐसा वर्ड यूज किया गया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू अनदर पर्टिकुलर मीडियम, देन जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो जो आपके वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आएगा उसको बोला जाता है इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उसे क्या बोला जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आपकी एक रे, ये आपका एक मीडियम है, ये है आपका एयर मीडियम और ये कोई भी एक अनदर मीडियम है, आपको कोई भी रह सकता है, ठीक है, वो कोई भी मीडियम रह सकता है, अनदर मीडियम हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग मीडियम रह सकते हैं, इसलिए हम एक पर्टिकुलर मीडियम, इसको बोल देंगे मीडियम 1, इसको बोल देंगे मीडियम 2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये नॉर्मल से निकल के ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, दो एंगल फॉर्म कर रही है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म कर रही है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, हाँ। तो देखो अभी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है इसका साइन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन एंगल, इसका रेशो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो हम लेंगे साइन एंगल का, तो वो हमने क्या बोले अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कांस्टेंट है, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट की वैल्यू आएंगी उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जो कांस्टेंट की आपकी वैल्यू है, मतलब कि ये इसकी जो वैल्यू आएंगी ये रहेंगी इसको इक्वल, मतलब कि ये रहेंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या रहेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा, देखो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो कि किस पर से लेंगे हमें, साइन आई अपॉन साइन आर के ऊपर से, तो वो जो वैल्यू है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय लेटर n, इट इज डिनोटेड बाय लेटर n। सो लेटर n से हमने डिनोट करे तो उसको ही हम लिखेंगे कि कांस्टेंट को ही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, है ना, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, तो n इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। समझ में आ रहा, इसको n को क्या बोलेंगे, वेयर n इज द, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया, वो बताता है अबाउट द चेंज इन डायरेक्शन, कितना वो लाइट बेंड हो रही है ना, बेंड हो रही है मतलब वो हमेशा किसके बारे में बताएंगी, ये वो हमेशा बताएंगा ये रिफ्रैक्टेड रे के बारे में। इसीलिए प्लीज नोट दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फर्स्ट इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव एंगल पे। वो किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव एंगल पे। समझ में आ रहा, उसके बाद में ये एक रेशो होने के कारण इसकी कोई, इसका कोई यूनिट नहीं रहता,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो होने के कारण इसका कोई भी यूनिट नहीं रहता, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको जो पेज नंबर 75 है उसके ऊपर में आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, दैट इज फॉर एयर, आइस, वाटर, है ना, ग्लास, रॉक सॉल्ट, इन सब के लिए वो टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। वो टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, और वो जो टेबल है वो टेबल दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम सब्सटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वहां पर वो क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। चलो अब देखो वहां पर एक और डेफिनेशन बोली गई है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, फिर क्या बोला गया है वहां पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये समझ में आ गया। चलो, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो थोड़ा सा निग्लेजेबल रहता, इसीलिए उसको इग्नोर किया जाता है, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसा बोला गया है वहां पे आपको डेफिनेशन, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड, the refractive index of medium with respect to vacuum is called its absolute refractive index। अगर हम वैक्यूम के कंपेयर रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले कोई मीडियम का, तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। लाइक आपका एक मीडियम है, ये है आपका सपोज ग्लास मीडियम, और ये आपका एयर मीडियम ना होते हुए वो है वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, देयर इज नो एयर, ओके। अब ये ऐसा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वैक्यूम से आपकी लाइट रे पास हो रही है, नॉर्मल तैयार हो रहा और ऐसा एंगल फॉर्म हो रहा, तो ये रहेगा आर, ये रहेगा आई। तो इसमें जो वैक्यूम टू ग्लास है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको मैंने बताया कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, ये रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट रे, मतलब कि इंसिडेंस एंगल के ऊपर में वो डिपेंड नहीं करता, ओके। उसके बाद में सेकंड थिंग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ अ लाइट बेंडिंग एबिलिटी टू दैट मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके बारे में इंडिकेशन देता है, अबाउट अ लाइट बेंडिंग एबिलिटी टू दैट मीडियम। उस मीडियम की जो लाइट बेंडिंग एबिलिटी है, मतलब कि वो लाइट रिफ्रैक्ट होने के, इंसिडेंट होने के बाद में कितने इसमें बेंड होगा, कितना ज्यादा बेंड होगा, कितना ज्यादा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको बोला जाता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर हम बात करते हैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सो इट इज ग्रेटर देन द वाटर। मतलब कि अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास आपका दूसरा मीडियम है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब उसमें लाइट बेंड हो रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहेगा वो क्या रहता, ज्यादा रहता एज कंपेयर टू वाटर। इसका मीनिंग ये है कि जो लाइट रे बेंड होगी वो ज्यादा बेंड होगी ऑन पासिंग फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास, मतलब कि जब वो एयर से ग्लास में पास करेंगे वो लाइट रे, तो वो ज्यादा बेंड होगी एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए अगर आप जनरली देखते हो तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपका मीडियम है, एक है एयर टू ग्लास, तो ग्लास में कुछ इतना, और अगर हम बात करेंगे एयर टू वाटर तो थोड़ा सा ऐसे, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इधर में कम रहता, ज्यादा रहता वाटर में,
वाटर, ये ध्यान में रखना कि वाटर में जो बेंडिंग है वो कम होती है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ज़्यादा बेंड नहीं होता। वही अगर हम बात करेंगे ग्लास में, तो रिफ्रैक्टेड रे ज़्यादा बेंड होके वहाँ पर एंगल ऑफ जो बेंडिंग है मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम रहता है और बेंडिंग ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा रहेगा ग्लास का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और आपने लिखना है अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए रहेगा? वैक्यूम टू अनदर कोई भी मीडियम, ठीक है। यहाँ पर हमने जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोला? जो कि एयर टू पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। चलो अब आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अभी हमको पढ़ना है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पूरा डीप में पढ़ते हैं अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। वहाँ पर दोनों मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर दिया है तो उस पर से हम स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के लिए काम का है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अभी देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो आपकी वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहली चीज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइट, और उसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मतलब अगर कोई लाइट पास हो रही है एक पर्टिकुलर मीडियम से, तो वो जो लाइट है उस लाइट की वेलोसिटी पे वो डिपेंड करेगा कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहेगा। सब ये पढ़ने से पहले आपको मैं बार बार जो बताते आ रहा कि दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। मतलब अगर एयर मीडियम है तो उसी सेम लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी, भाई जो अगर ग्लास मीडियम है तो उस लाइट की स्पीड हो जाती है चेंज। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट्स होती हमें देखने मिलती है फॉर द लाइट वेव, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइट और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मतलब वो पर्टिकुलर मीडियम में उस लाइट की स्पीड क्या रहेगी उसके ऊपर में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम सपोज करके चलते कि आपका ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक इंसिडेंट रे है एक रिफ्रैक्टेड रे है। वो क्या हो रही है? फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम ट्रैवल कर रही है मतलब हमने कंसीडर करे एयर को एज अ मीडियम 1। हम क्या लेंगे? आप ले लो एयर को मीडियम 1 और ग्लास को ले लेंगे हम मीडियम 2, ठीक है। क्योंकि हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं वो मीडियम 1 टू मीडियम 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो देखो क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है जिसकी वेलोसिटी है v1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है आपकी v1, ये ट्रैवल कर रही है मीडियम v1 से, ठीक है। वहाँ पर वो हो रही है रिफ्रैक्ट। वो क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। वहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, है ना। वहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिए? नॉर्मल। अब ये जो आपका नॉर्मल है उसको उसके टूवर्ड क्या रिफ्रैक्ट हो रही है? दूसरी रिफ्रैक्टेड रे जो कि मीडियम 2 में एंटर कर गई। मीडियम 2 में एंटर करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आता है। मतलब पहले जो एयर मीडियम में आपकी वेलोसिटी थी, स्पीड थी लाइट की, वो थी आपकी v1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? v1। जब जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आ गई तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट बन गई v2। उसको हमने क्या नाम दिया? सपोज v2, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इन दोनों का क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में। तो देखो, लेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 बी v1। आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम 1 में वो सपोज v1 है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसमें? मीडियम 2 में, वो है आपकी v2। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ध्यान दो यहाँ पे कैसा लिख रहे हैं हम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपका n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम मतलब वो पहले, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मतलब वो बाद में। मतलब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे निकालोगे आप? मीडियम 2 टू मीडियम
1, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रहेगा, मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको ऐसा लिखेंगे हम, कैसे, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, पहले हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फिर सेकंड मीडियम का लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए 2 पहले सेकंड मीडियम डिनोट कर रही है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, सेकंड मीडियम को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, मतलब सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, रेशियो मतलब दोनों वेलोसिटीज को कंपैरिजन, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्या आएगा, रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1, that is v1 and to the medium 2, मतलब कि velocity of light in medium 2, that is v2। समझ में आ रहा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका वो किसको इक्वल होता है, बोले, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब मीडियम 1 में जो इंसिडेंट रे है उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको इक्वल रहेगा, वो उसका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट देयरफॉर 2n1 equals to v1 upon v2। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v1 upon v2। ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपका मीडियम 1 to 2 है तो, समझ में आ रहा, अगर आपका मीडियम 1 to 2 है वेलोसिटी, उसका रेशियो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम टू फर्स्ट, समझ में आ रहा। इसी पर से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2 निकाल सकते हैं। ये हमने क्या लिए, मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब किसका रेशियो लिए, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। अभी हमको क्या लेना है, सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव, उसका रेसिप्रोकल ना, सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 with respect to मीडियम 2, मतलब हमने पहली बार क्या लिए, पहली दफा लिए मीडियम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, अभी हम क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मीडियम चेंज हो गया, मीडियम को हमने रेसिप्रोकलाइज करे, उल्टा करे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब कि रेसिप्रोकल आ जाएगा उसका। तो देखो रेशियो किसका किसका लेंगे फिर, अगर मीडियम 1 to 2 है तो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1। समझ में आ रहा, उल्टा, ध्यान दो अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पर हमने लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू फर्स्ट था तो वहां पर वो किसको इक्वल था, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। जब हम उसका उल्टा लेंगे कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो वो किसको इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 इन मीडियम 2 ऑफ इन मीडियम 2 टू मीडियम 1। मतलब इसको लिखना है तो ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर इसे लिखना है हमें, अगर इसे लिखना है तो ऐसा लिख रहा हूँ, देखो क्या है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
medium 1 to medium 2, 1 to 2, that means the refractive index 1 to 2 equal to velocity of light of medium 2 in medium 2, velocity of light in medium 2। अब in medium 2 में velocity of light क्या थी? v2, और medium 1 में velocity of light क्या है? v1। therefore 1 and ये ऐसा सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपको, 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। इस पर से आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट है तो v1 अपॉन v2, और अगर फर्स्ट मीडियम टू सेकंड है तो v2 अपॉन v1, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा? ऐसे याद रखना पड़ेगा कि उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चलो, ये था आपका पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये था आपका पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन। आपको आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है? इफ द मीडियम इन द वैक्यूम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब फर्स्ट मीडियम आपका वैक्यूम है, मतलब जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, है ना, जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। द फर्स्ट मीडियम इज अ वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिटन एज n। मतलब ये 1 to 2 नहीं लिखेंगे हम, जब हम बात करेंगे वैक्यूम की। ये देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन वैक्यूम। इन वैक्यूम क्या आएगा? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसा 1 to 2 नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट n लिखेंगे और वो हो जाएगा v1 to v2। समझ में आ रहा? फॉर द वैक्यूम, ठीक है ना। फॉर द वैक्यूम हम क्या लिखेंगे? जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो हम क्या लिखेंगे? एज अ v1 to v2। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। v1 to v2 नहीं, v2 to v1 आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम टू अनदर मीडियम, मतलब अनदर मीडियम मतलब उसकी वेलोसिटी रहेगी v2 और वैक्यूम की रहेगी v1, तो v2 to v1 आएगा किसके लिए? फॉर वैक्यूम। ओके, चलो, ये हो गया आपका पूरे तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंप्लीट जो टॉपिक है वो। अभी हमें देखना है रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसके बारे में समझना है। चलो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि अभी हमको पढ़ना था अबाउट रेयरर एंड डेंसर मीडियम, वो पढ़ने से पहले आपके यूज योर ब्रेन पावर, साथ ही साथ में जो कैन यू टेल वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रह गए थे, तो पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए वो कहीं ना कहीं भी इंपॉर्टेंट है और वो 1 या 2 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है इन द एग्जाम, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या यूज योर ब्रेन पावर ऑन द पेज नंबर 74, उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि विल लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विथ द सेम वेलोसिटी एज इट ट्रैवल इन द एयर। मतलब कि जो लाइट है वो ग्लास स्लैब में सेम वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल करेगी जैसे कि वो एयर में करती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एयर में डिफरेंट होती है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर ग्लास। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो सेम वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल नहीं करेंगी। समझ में आ गया ना। और मैंने बताया भी था कि नो, हम आंसर लिखेंगे वहां पे, नो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन एयर एंड इन ग्लास। हमारा क्या आंसर रहेगा? नहीं। नो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन एयर एंड इन ग्लास। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहां पे? विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? क्या हर एक मीडिया में वेलोसिटी ऑफ लाइट, मीडिया का मीनिंग यहाँ पर मीडियम अलग अलग है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन शो होता है, तो वो जो दोनों मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेम रहती है क्या? नो। अगर स्पीड ऑफ लाइट दोनों इसमें ही सेम नहीं है, ग्लास और एयर में, मतलब कि अगर हम एज ए इनको अगर दो मीडियम
वहां पर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगी क्या? नहीं रहेंगी, कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम लिखेंगे नो द, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, नो द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट should not be, could not be same, could not be same in all media। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, समझ में आ रहा है? सभी मीडियाज में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेम नहीं रह सकती। ये हो गए आपकी यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन, जो कि इसका आपको पहले से ही नॉलेज मिल चुका था। अब आते हैं अभी हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े उसके ऊपर के बेस पे आपको एक कैन यू टेल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उतना ही मायने रखता है आपके एक्सरसाइज के साथ साथ, इसीलिए हम इसको भी ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 1 and 2, आपने अभी पढ़े कि जो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1 और 2, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर ऐसा बोला गया, कंसीडर किया है ना, एक्चुअली में हमने क्या पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम 2 पहले लिख रहे थे और सेकंड बाद में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंसीडर करने बोला है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम क्या है, 1:2, क्या है, 1:2, समझ में आ रहा है क्या, 1:2, एंड टू दैट ऑफ द थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज 2:3, और दैट ऑफ द थर्ड टू द सेकंड इज 2:3, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि जो व्हाट इज एंड हाउ इज द 1:3, तो जो 1:3 है ये एक्चुअली में क्या है और ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? देखो अभी लेंगे कैसे हम यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 1 to 2, तो ऐसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम is 2, therefore 1:2 क्या बन जाएगा, V1 to V2, समझ में आ रहा, 1:2 क्या बन जाएगा आपका, V1 to V2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 1:2, मतलब कि V1 to V2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना? उसके बाद में इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, फिर क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, थर्ड मीडियम टू फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, थर्ड टू सेकंड बोला है ना, हाँ, थर्ड टू सेकंड मीडियम इज 2 and 3, ये आपको गिवन है इसमें, तो इसका क्या है, देयरफॉर 2 और 3 इज द रेशियो फॉर V2 अपॉन V3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में व्हाट एंड हाउ मच 1:3, मतलब ये जो 1:3 है ये क्या डिनोट करता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1:3 डिनोट्स, क्या बता रहा है ये, डिनोट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 1:3, इसके अकॉर्डिंग जनरली हम इसके पहले आपके टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा था, अगर सेकंड टू फर्स्ट है तो ऐसे,
फर्स्ट टू सेकंड है तो ऐसे, हमने यहाँ पर क्या लिखे, सेकंड टू फर्स्ट है तो कुछ ऐसे बताया, और फर्स्ट टू सेकंड है तो ऐसे है। तो आपका जो 1:3 है ये कैसे बताएंगे अपन, 1 and 3 डिनोट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखा आपने, फुल फॉर्म में लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू, ये मैंने शॉर्ट में लिखा विथ रिस्पेक्ट टू, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। क्या डिनोट करेगा ये, 1 and 3 डिनोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम गिवन कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखा जाएगा, फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी के फॉर्म में 1 therefore 1 n3 equal to v1 upon v3, इक्वेशन नंबर 3, v1 upon v3, समझ में आ रहा, इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, इसको आप अभी करो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय v2, क्या कर दो इसको, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय v2 टू द राइट हैंड साइड, ओके। ओके, therefore 1:3 v1 multiplied by v2 upon v2 multiplied by v3, multiplied and divided by v3, ऐसा कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है। अब इसी को कैसा लिख सकते हैं हम, इसी को कैसा लिख सकते हैं, देखो दैट इज v1 upon v2 मल्टीप्लाइड बाय v2 upon v3, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि 1n/3 इज v1 upon v2 क्या होगा, v1 upon v2 क्या है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वो लिख लो मल्टीप्लाइड बाय, फिर v2 upon v3 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बताना पड़ेगा, ये रहेगा आपका फाइनल। आपको पूछा ना कि व्हाट एंड हाउ मच इज 1n/3, व्हाट मतलब आपका ये आंसर, ये सॉरी ये आंसर है आपका, और ये है आपका 1 to n3, ये क्या है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। और फिर बोले ये कैसे आया, वो क्यों आया, है ना, तो वो आएगा आपका कितना रहेगा, वो हाउ मच बोले ना, मतलब कितना रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो इसकी वैल्यू रहेगी कि 1n2 into 2n3, मतलब जितना मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम सेकंड टू थर्ड एंड सेकंड टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब थर्ड टू फर्स्ट का आंसर, ऐसा उसका मीनिंग है, समझ में आ रहा। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने ये आपको कराया, और आपको ऐसे पूरे क्वेश्चंस मतलब ब्रेन पावर, उसके बाद में कैन यू टेल, है ना, ये जो है ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होके चलते हैं, इसलिए आपको समय लगेगा चलेगा, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को भी आपने प्रिपेयर करते चलना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी, समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात वो है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करके रखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, मतलब कि डेंसर टू रेयर मीडियम क्या होते हैं वो, ठीक है, चलो वो देखेंगे। साथ ही साथ में हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है, तो ये पूरा पढ़ के आना है आपने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और डेंसर एंड रेयर मीडियम, ये दोनों टॉपिक आपने पहले से तैयार करके आना है, फिर हम उसका देखेंगे, ठीक है। बस रीडिंग करके आओ, तैयार करके आना है मतलब क्या, बुक रीडिंग करो, जितना ज़्यादा बुक रीडिंग करो